घर में छोटा देवर था जो सबका लाडला था। उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैं भी बच्चा समझ के उसे गले लगा लेती। वह रोज़ रात मेरे कमरे में आता, खूब बातें करता। जब मेरे पति रात को घर आते तो वो अपने कमरे में चला जाता। एक रात मेरे घर वाले रिश्तेदार की शादी में चले गए। मैंने देवर को बच्चा समझकर अपने घर में सुला लिया और जो मेरे देवर ने किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा देवर ने मेरे साथ मेरी शादी को अभी 2 दिन ही हुए जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में ले गई। शर्माया शर्माया आया था, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी अजय के साथ मंगनी हुई है तब से ये मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी को दोस्ती करवा दो। मंगनी और 2 महीने के अंदर की शादी ने तो मुझे वक्त नहीं मिला था, अब भी 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा सुना दिया था। राजेश शर्मीला लड़का था, अभी मेरी सास के पीछे छुपा पल्लू को अपनी उंगली में चोर नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसके तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़के हो, कितने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम चाहे मुझसे बातें कर सकते हो। वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। देवर का छोटा भाई समझकर मैंने ही पहले उससे बात करना शुरू की थी। वह तो 15 साल का था, लेकिन भरे हुए बदन और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वह मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में वह बिना पूछे आता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी वही रंगत देखकर न जाने कुछ शक सा होने लगा। ऐसा भी वह क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही चैनल बदल दिया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे प्यार से पूछा कि वह टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल से वह थोड़ा सा हड़बड़ा गया और ना में सर हिलाते हुए कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वह लगाओ। उसने नज़रें झुका के चैनल लगाया जो वह देख रहा था। मैंने वह देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने गुस्से से राजेश की तरफ देखा और बोला, तुम ये देखते हो टीवी पर? मैं रात को तुम्हारे भाई को बता दूंगी। वह मेरे गुस्से पर गुमसुम हो गया। मना करने के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, ये देखकर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? कितनी डरावनी शकल सूरत देखते हो, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? वह कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। उसने मुझे तुरंत माफ़ी मांग ली और कहने लगा, अब कभी नहीं देखूंगा। मुझे मेरा ससुराल सीधा साधा लगता था। नंदे भी मेरे साथ प्यार से रहती थी। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये सारी खुशी सिर्फ एक दिखावा है और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जो सोचकर ही एक औरत को डर से कांपने को मजबूर कर दे, जिसकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाए जिनको झेलना मौत के बराबर हो। मेरे भाई बहन में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। भाई बहन अब आपस में मिलकर बात करते। जब मैं उनके पास जाती तो मुझसे कहते कि तुम छोटी हो, हम बड़ों से तुम्हारा क्या काम। मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे राजेश को देखकर मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों की नज़रों में कुछ नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि मेरे नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो एक दूसरे के साथ ही रहती थी, इसलिए मैं नंद से ज़्यादा राजेश की तरफ ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना बना कर देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती, उसके साथ खेला भी करती थी।
ताकि वह अकेला ना रहे। एक दिन वह मेरे कमरे में आया तो राजेश के आने का वक्त था। मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहन के मेकअप कर रही थी। जब राजेश मेरे कमरे में आया तो मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से गुलाबी कलर की लिपस्टिक उठाकर, भाभी ये लगाइए, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से वह लिपस्टिक यह सोचकर पकड़ ली, इस बच्चे का दिल है तो लगा लेती हूँ। मुझे देखने लगा और एकदम से गले लगा लिया। जब मैंने उसको फटकारा तो वह कुछ घबरा गया। भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मुझे आप अपनी बहन से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको मेरा प्यार करना बुरा सा लग गया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने गर्दन झुकाकर अपनी शर्मिंदगी से कहा। मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्म महसूस होने लगी, अपनी सोच छोटी लगने लगी। वह मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा था और मैं कितना गलत सोच कर बैठी थी। कितनी बेरहमी से मैंने उसको खुद से अलग किया था। क्या सोचता होगा वह मेरे बारे में। भाई बहन वाले प्यार को शर्म महसूस करने लगी थी। मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी। अब वह पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता, मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लाता। मुझे ना जाने उसका यूँ करीब आना कुछ गलत सा लग रहा था। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर का एक मन मुझसे ये कहता कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वह खाली समय का इंसान था। मेरे अंदर का दूसरा मन कहता था वह छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन समझता था, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में मैं पतली दुबली थी। वह मेरे साथ खड़ा रहता तो कद से मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। एक दिन वह स्कूल से घर आया। मैं खाना बना रही थी और मेरे साथ काम करने लग गया। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं किचन की गर्मी में रोटी बनाते वक्त पसीने से भीगी हुई थी। चूल्हे के सामने खड़ी थी। राजेश पीछे खड़े होकर देख रहा था। मैं रोटी बना रही थी। मैंने टोका तो वह पीछे हट गया। कहने लगा कि आप क्यों हर वक्त इतना काम करती रहती हो, तभी तो काम से छुट्टी लिया करो। उसने बात को बदल दिया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर इंसान के दिल में घर बना जाऊं। यही कारण था कि मैं अपने गुस्से को भी निकल जाती थी। इसलिए राजेश की इन हरकतों पर नाराज़ होने की वजह मैं उसे मुस्कुरा कर कहने लगी, अब तुम्हारी बीवी आएगी तब मैं ज़रूर छुट्टी करूँगी और फिर वह ही काम करेगी। मेरी इस बात पर कहने लगा कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेकर आना, मुझे आप अच्छी लगती हैं। ये कैसे? मुझे देख रहा था, फिर अचानक एक एक कदम मेरे तरफ बढ़ाते हुए न जाने किस मकसद में था कि पहली बार मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी थी। मेरे पूरे शरीर में कुछ सनसनी सी दौड़ने लगी। मेरी हालत कुछ अजीब सी होने लगी। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली पोंछकर फिर बोला, मेरा बस चले तो मैं आपसे एक भी काम ना करवाऊं, रानी बना कर रखूं। आप मेरे दिल की धड़कन है, मानो किसी तेज रफ्तार घोड़े के माफिक बेकाबू हो गई। ऐसी तारीफ तो अजय ने भी नहीं की थी। मेरे डांटने पर वह मुझसे पीछे हट गया। उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया। वह कहने लगा कि आप हमारे बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वो नवाब थोड़ी ना है। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती हैं और दोनों बैठ के टीवी देखती रहती हैं। वह बात को बदलने में शायद माहिर था। अपना बात करने का अंदाज भी 1 मिनट बदलता था। मैं अब राजेश की बातें में उलझने लगी थी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वह किचन से बाहर निकला तो मैंने सुकून की सांस ली। उस दिन तो मैं उससे डरती रही। मैंने एक दिन अजय से कहा कि राजेश अब बड़ा होते जा रहा है, उसे बैठने उठने का ढंग होना चाहिए कि
किसी के साथ कैसे रहते हैं, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। जैसे वह माँ के गले लग जाता है वैसे ही मेरे गले भी लग जाता है। अजय, मुझे ये सब बुरा लगता है। मैंने ये बात अजय से इसलिए की थी कि वह राजेश को समझाए। मैं चाहती थी कि मैं किसी की नज़र में बुरी ना बन जाऊं। मैं घर वालों के मन में नफ़रत पैदा नहीं करना चाहती थी। मैंने अजय को बताया। ये सारी बातें अजय को राजेश को समझाना चाहिए था, लेकिन अजय तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, तुम बिना मतलब की बातें करती रहती हो और वह तो तुम्हें माँ मानता है और तुम ही हो कि बात को लेकर कहाँ से कहाँ जा रही हो। अजय ने इस बात को बच्चा समझकर छोड़ दिया। मैं अभी सोच रही थी किससे बात करूं। ठीक है, वह मुझे बहन समझता है, मैं उसको छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नज़रें और बातें अजीब सी होती हैं। ये बात तो भाई बहन को समझनी चाहिए थी कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ मर्यादा का पालन भी करना ज़रूरी होता है। ये बात अब मैंने अपने सास से डरते कही तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि तुम हो ही इतनी अच्छी। अजय के साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो दुआ यही है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास इस बात को एक अलग ही अंदाज में कह गई। मेरी सास की लापरवाही बात को हल्के में लेने का परिणाम मैंने बहुत बुरा सोच लिया था। मैं अब खुद से फैसला किया कि मैं उस दूरी कायम करूँगी। मैंने राजेश के कमरे में जाना छोड़ दिया, उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं की। ये बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो बता देना। मैंने कहा, बस आजकल काम में ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, इसलिए मेरी बात सुनकर वह मुझे गौर से देखने लगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर जो काला तिल है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि उसे देखता रहूं। मैंने प्यार से समझाते हुए कहा कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो, बुरी बात है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें यूँ देखते हैं। मेरी बात पर घबरा गया। इसी बीच मुझे चक्कर आ गया था। अब अजय मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर सी दौड़ा दी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी। अब किचन का सारा काम मेरी नंद या सास संभालने लगी। मेरा ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता। एक रात मेरे सास, पति और नंदे शादी में जाने को तैयार थे, लेकिन दूसरे गांव में थी। डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने के लिए मना किया था और राजेश न जाने क्यों एग्ज़ाम की बात करके घर पर ही रुक गया। कहने लगा, स्कूल में एग्ज़ाम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं अपने माँ के घर जाने का सोच रही थी। सास ने मुझसे कहा, रात तक हम लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही ख़त्म हो जाएगी। मैं यही चाहती थी कि बहू होने का फ़र्ज़ जितना हो सके उतना मैं अदा कर सकूं, इसलिए मैं सास की बात मान गई। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। मुझे नींद आ रही थी, सब निकल चुके थे। रात को ऐसी तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई कि अजय ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, हम सुबह ही पहुँच पाएंगे। फिर सास मुझसे कहने लगी कि राजेश को बादलों की गरज और तेज़ बारिश से बहुत डर लगता है, वह अकेला डर न जाए, इसलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भला उसे अपने कमरे में क्यों सुलाने लगी। मैंने कहा, बस इतना तो छोटा नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे राजेश को अपने कमरे में सुलाना ठीक नहीं लग रहा था। अजय इस बार मुझे गुस्से से बोले, क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने का रट लगाती रहती हो। वह बच्चा ही है और उसकी सोच बच्चों जैसी है। कृपया करके बहस मत करो और जो कह रहा हूँ वह करो। अजय ने फ़ोन काट दिया, लेकिन मैंने फिर भी राजेश को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेट कर सो गई। रात को न जाने वह कौन सा पहर था जब बादल इतने ज़ोर से गरजे कि जैसे कहीं बिजली गिरी हो। मैं भी डर के मारे उठकर बैठ गई थी। साथ में लाइट भी चली गई और अचानक मेरा दरवाज़ा बेड खुलने लगा। मैं डर के मारे उछल कर रह गई। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं राजेश हूँ भाभी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंधेरे में अंदाज़ा लगाते हुए दरवाजे तक पहुँची। मेरे कमर में तकलीफ़ थी और कुछ दिन में से
कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च पकड़ के डरा हुआ सा खड़ा था। इसके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था। फिर अजय ने भी कहा कि उसे अपने कमरे में सुला देना। वह इस वक्त एकदम डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे कमरे में आने दिया। मुझे डर लग रहा है, यह कहकर वह गले लग गया। वह उस वक्त हद से ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाया कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मैं ऐसा समझा ही रही थी कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके हाथ मुझे अपनी गिरफ्त में लेते हुए मजबूत होने लगे थे। लगा कि जकड़ के मुझे पकड़ रखा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ पैर मेरे ऊपर चलने लगे। मुझे झटका सा लगा। उसकी पकड़ मेरे कमर पर, उसकी चलती हुई उंगलियां मुझे और कुछ ही समझा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे मेरे वजूद खुरदने लगा है। मैंने उसे ढकेल कर खुद से अलग किया। तभी अचानक से लाइट भी आ गई। बारिश और कम हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान अब थम चुका हो। मैंने राजेश की तरफ देखा तो उसका बर्ताव बदला सा लगने लगा। वो जरा सा भी डरा नहीं था। मैंने कहा, आप जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान भी थम गया है। लेकिन वह अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा। एक बार वह थम जाए तो मैं चला जाऊँगा। मैंने उसकी बातें सुनकर उससे कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। तो कहने लगा, कौन सी बड़ी बहन, कैसी मेरी बहन सिर्फ 2 ही हैं। आप तो मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपके साथ मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगा कोई मेरे कानों में गरम पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम माँ जैसी भाभी पर नज़र रखते हो। मैं चिल्ला कर बोली, लेकिन वह बिना डर के मेरे सामने खड़ा था। बोलने लगा, मैंने कई बार आपको यह बताया भी है, आप शायद भूल रही हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं उसके आगे बेबस लग रही थी। मैं पेट से भी थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत भी अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरा रोना, उसके आगे बेबसी के हाथ फैलाना, इनकार करना कुछ भी मेरे काम नहीं आया। वह रात मेरे लिए काली रात बनकर आई थी। उसने मेरे पर कालिक पोत दी थी। अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो होने वाले अंजाम की आप खुद जिम्मेदार होंगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी। उस वक्त मैं तो जो तकलीफ़ों को सह रही थी, मेरे पेट में दर्द उठी। मुझे सामने बैठे 15 साल के मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात अजय को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी। जो तुम जैसे कमीनों को बच्चा समझते हैं। वह मेरे इस बार तो घबराया नहीं, बल्कि कहने लगा कि आप भी यह शौक़ पूरा यकीन से कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई बात पर यकीन भी नहीं करेगा। मैं घर का बेटा हूँ, पर कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपने को बचाना चाहती हैं तो प्लीज़। मैंने नफ़रत से उसको देखा तो वह कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मन में ख्याल आया कि किचन से तेज़ धार वाले चाकू लेकर राजेश को जान से मार दूं। देवर और भाभी के रिश्ते के दरमियान के लकीर को मिटा दिया था। डोरबेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अजय के गले लग गई। दर्द बढ़ने लगा, धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं दर्द से तड़पने लगी। अजय परेशान से हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं बेहोश हो गई। अब मुझे होश आया तो राजेश मेरे पास बैठे थे और मेरी सास मेरे सिर के पास बैठी थी। वह कहने लगी, बहू तुम्हें तो कहा था कि तुम आराम करना, तो घर के सारे काम कर रही थी क्यों? खाना तो हम बना कर गए थे, देख लिया ना तुम्हारे काम का नतीजा। भगवान ने तुम्हारे बच्चे को बाल बाल बचाया है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से भी उठने नहीं दूंगी। शायद ये झूठे राजेश ने बोला था कि मैं घर के काम कर रही थी। मैं रोने लगी और बोली, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले मैं कुछ कह देती,
मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी नंदे राजेश के साथ आ गई थी। राजेश शायद मेरी बात सुन चुका था। माँ भाभी मुझसे भी ज़्यादा डरपोक हैं। बारिश इतनी गिरी कि रात भर मुझे उन्हें संभालना पड़ा। अब भी सब लोग उसकी बातों को ध्यान लगाकर सुन रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर अजय को सब सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने अजय को सब सच बताया तो अजय ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारकर कहा, मेरे भाई को समझ के क्या रखा है? मुझे तो इस बात का कुछ भी पता नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाती हो। मैं सब जानता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि मैं तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तुम्हें सच्चा कहूँगा। मैं तुम्हें सच्चा प्यार कर अपने परिवार से अलग नहीं होने दूँगा। अगर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली ना होती, तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम इतनी इल्ज़ाम लगाने वाली होती कौन हो? मैं फटी फटी आंखों से अजय की तरफ देख रही थी। क्या ये वही अजय हैं जो कभी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, या फिर उनकी वह मोहब्बत इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनकी घटिया भाई की हरकतें हंसकर बर्दाश्त करती थी? मेरे घर में क्या जगह थी, यह आज मुझे मालूम पड़ गया था। मैंने जो वादा किया था वह सब बेकार हो गया था। उन्हें कभी भी मेरे इन बातों पर भरोसा नहीं, पर भाई पर ज़्यादा भरोसा था। मैंने मायके जाने का फ़ैसला किया। अजय ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे यूँ बैग उठाए हुए देखती बोली, कहाँ जा रही हो बहू? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजय उल्टा माजी से कहने लगी, जाने दे उसे, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल हो गई है। मायके जाकर शायद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खामोश से बाहर निकल गई। यह ना तो कोई पति पत्नी के बीच होने वाली आम लड़ाई थी और ना ही कोई आम बात थी जिसे यूँ भूल कर बैठी रहती। मैंने रिक्शा पकड़ ली और अपने मैके आ गई। मैंने अपनी माँ पिताजी को इस घटना के बारे में बता दिया तो मेरी माँ कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होने के बाद भी इन बातों को नहीं समझ सकी कि अकेले रहते हो तो अजनबी गैर मर्दों के पास नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वह अपना देवर भी क्यों ना हो। देवर को अपना करीबी रिश्तेदार समझकर कभी भी तन्हाई में उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। देवर और भाभी के बीच में ऐसी एकांत होने वाली मुलाकात बाद में तकलीफ ही दे जाती हैं। तुमने कैसे उसे करीब आने दिया? मेरी माँ मुझसे कहने लगी, अब तुम्हें उसके बर्ताव में कुछ अलग महसूस हो रहा था तो तुम्हें शुरू से ही उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। तुम मुझे बता रही हो, अब वह पहले बताती तो तुम्हें मैं समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तुमने तो राधा अपना घर ही बर्बाद कर लिया। अपने घर वालों को खुश रखने के चक्कर में सब कुछ खो चुकी हो। मेरी माँ भी अब मुझ पर गुस्सा कर रही थी, पर क्या सिर्फ मेरा ही कसूर था? मैंने तो अजय से बात भी की थी और अपने सास से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और दोनों के बीच फासला भी ज़रूरी होता है। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया है। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी, वह राजेश ही था। कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दो और इस घर में वापस आ जाइए। मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। असल में मुझे मेरे दोस्त गंदी फिल्म दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था तब मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि वह ही गंदी फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज़ें देखकर मैं बहक गया था। मैंने कहा, जो तुमने किया वह गलती नहीं, गुनाह है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है जो तुम्हारी दिन भर की हलचल पर नज़र नहीं रखते और आंखें बंद करके तुम्हें बच्चा समझ बैठे थे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। मैंने फ़ोन काट दिया और मुझे बेटा हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।